भागवत विद्यापीठ के अंतर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। हम सभी शिक्षक हैं और हमारा काम सिखाना है। इसमें भी दो राय नहीं कि हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं, अपितु सिखाने के लिए ही सही हमें निरंतर कुछ न कुछ सीखना भी होता है। इधर पूर्व के कुछ वर्षों में हमारे सामने नई चुनौतियां आई हैं, सो इस लिहाज से हमें अपने पक्ष को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई है। छात्र हित में शिक्षक निरंतर अपना 100% दें, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड द्वारा उठाया गया यह कदम है, जिसके साथ हमारा विद्यालय परिवार भी ताल मिलाकर चलने की ईमानदार कोशिश करता है। आज इसके तहत मैं प्रकाश सिंह आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज की चर्चा का विषय है शिक्षण में साहित्य के उत्प्रेरक तत्व। आज हम लोग इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि सीखने की न तो कोई उम्र होती है और न ही कोई सीमा, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः जाहिर सी बात है कि शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों में ही इसका क्रम निरंतर चलते रहता है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोग इन दोनों की भूमिका में होते हैं तथा शैक्षिक विषय भी विभिन्न होते हैं। एक बात हम बचपन से सुनते आए हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। सो विद्यार्थियों के अंदर की एक एक कमियों को दूर करना, उनकी छोटी से छोटी शंकाओं का निराकरण करना, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना हमारे दायित्व का हिस्सा है और हमारा कर्तव्य है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हर चीज की रफ्तार अपेक्षाकृत तीव्र है, किंतु जैसा कि मैंने पहले कहा, अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। सो इस दौर में भी इसकी गति में जहां तक मैं समझता हूं कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। दूसरी तरफ इस आधुनिक युग में भाषा और परंपरा के प्रति उदासीनता कुछ अधिक ही बढ़ी है। आज हर घर का छोटा बच्चा ABCD पहले सीखता है और क ख ग घ बाद में। अतः नए अथवा अध्ययनरत प्रसूनों के साथ शिक्षण के साथ साथ भाषा और साहित्य से जोड़ना उनको और भी अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन इसमें भी संदेह नहीं कि हमारी भूमिका दूसरे सृष्टिकर्ता की है। अतः शिक्षार्थियों में भाषा और साहित्य के तत्वों का निरंतर विकास हो, हम उसे रुचिकर बनाएं, इसमें हमारी भूमिका बहुत अहम है। इसके लिए हमें निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है, जिससे हम उनके अंदर आवश्यक दक्षता विकसित कर सकें। सबसे पहला है बच्चे के आयु वर्ग तथा पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन करना। दूसरा, हमारी भूमिका जो हो वह सुगमकर्ता की हो, आसान बनाने वाली हो। हम शिक्षण कार्य के दौरान निरंतर संकेतकों का प्रयोग करते रहें, परिवेशीय संदर्भों तथा संसाधनों के माध्यम से भाषा का विकास करने की कोशिश करें, उनके अभिव्यक्ति कौशल में निखार लाएं, लेखन कौशल को बढ़ावा दें, फिर धीरे धीरे उन्हें विराम चिन्हों का प्रयोग आदि सिखाएं। काफी सरलता से उन्हें व्याकरण के नियम बताए जाएं और इस तरीके से करके छात्रों में विभिन्न तरीके के जीवन कौशल भी विकसित किए जाएं। मैंने सबसे पहले कहा कि अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया सतत चलती है। अतः कोई भी शिक्षार्थी एक ही बार में या फिर बहुत कम समय में पारंगत नहीं हो सकता है। विषय चाहे कोई भी हो, इसलिए संबंधित विषय शिक्षक की तरफ झुकाव तथा उसके प्रति लगाव पैदा करना विषय शिक्षक की पहली जिम्मेदारी होती है। एक वाक्य से हम लोग अक्सर रूबरू होते हैं, जो विद्यार्थियों के द्वारा हम लोगों से अक्सर कहे जाते हैं, सर मैंने आपका होमवर्क कर लिया है। जाहिर सी बात है कि प्रथम दृष्टया वो इसे खुद का कार्य ही नहीं मानते। सो हमारा सबसे पहला काम उन्हें इस बात का एहसास कराना है कि पठन पाठन का कार्य उनका अपना है। उम्र और वर्ग के अनुसार इसके लिए प्रभावकारी तरीके हमें खुद खोजने होते हैं। दूसरा, छात्रों द्वारा अक्सर हमसे यह भी कहा जाता है
सर हम आपका होमवर्क कभी नहीं छोड़े। मैं इस कथन को उनके द्वारा मक्खन लगाने के तौर पर देखता हूँ। हो सकता है आप इस बात से असहमत हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, विद्यार्थी जीवन में किसी खास विषय में पारंगत होने से उनके सारे हितों की पूर्ति नहीं होती है। अतः पाठ्यक्रम में शामिल सभी विषयों के प्रति शिक्षार्थी का समान रूप से लगाव हो, हमें इसका निरंतर प्रयास करना चाहिए। भाषा को लेकर छात्रों में उदासीनता कुछ अधिक ही झलकती है। आलम यह है कि चाहे अभिभावक हो या छात्र, इसका नाम भी सबसे बाद में लेते हैं। ऐसे में उन्हें क से किताब की तरफ ले जाना काफी सजगता का काम है। छात्रों में भाषागत लगाव उत्पन्न करने के लिए विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का सहारा लिया जा सकता है। चूंकि विद्यालयी शिक्षण अधिकतर कक्षा में ही होता है, सो सबसे पहले सीधे विषय वस्तु पर न आकर वार्तालाप के माध्यम से उन्हें आकर्षित किया जा सकता है। सुनना, बोलना और तब लिखना। जिस विषय या पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमें ये चाहिए कि उसी के पढ़ाने के क्रम में ही हम उस संबंधित विषय का नाम छात्रों से बुलवाने में सफल हो या छात्रों से बुलवा लें। यदि ऐसा कर पाने में हम सफल होते हैं तो समझिए कि उस पूरी अवधि के लिए हम छात्रों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं। मान लीजिए हमारा विषय बादल है। अब हम एक प्रयोग करेंगे। छात्रों से 3 प्रश्न हम ऐसे घुमा फिरा कर पूछेंगे जिसका सीधा जवाब वो बादल नहीं है। मतलब प्रश्न हमको करने हैं, घुमा फिरा के करने हैं, लेकिन 3 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर छात्र बादल बोले। चाहे तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। हमें 3 प्रश्न करने हैं, बादल विषय है। सीधे हमको ऐसे प्रश्न नहीं करने हैं कि उसका उत्तर विद्यार्थी बादल बोल दे। जैसे हम क्लाउड मतलब क्या होता है नहीं पूछेंगे। घुमा फिरा करके हमको ऐसे प्रश्न करने हैं छात्रों से कि पहले, दूसरे या तीसरे प्रश्न का जवाब छात्र बादल दे। हालांकि सब प्रश्न बादल से संबंधित नहीं है। यस सर। जैसे हम ये उससे पूछ सकते हैं कि वर्षा कैसे होता है, तो बच्चा जवाब देगा कि आकाश से। तो दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि आकाश में कैसे ये वर्षा होता है, तो बताएगा युवक कि बादल बनता है तब जाके वर्षा होता है। बहुत बढ़िया। क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि 3, 4, 5 प्रश्न पूछ करके बच्चा से ही प्रकरण को बुलवाते हैं। बच्चे से ही प्रकरण हमको बुलवा लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे इसमें ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि अधिकतर साहित्यकार या कवि नायिकाओं के बालों की तुलना किससे करते हैं? वेरी गुड सर। ये थोड़ा सा रुचिकर होगा और हमको लगता है कि बच्चे इसे सुनते समय आनंद का भी अनुभव करेंगे। जी सर। क्लास को जो हम लोग आनंदमय बनाने की बात करते हैं, तो इस तरह के प्रश्न जब हम करेंगे तो बच्चे रुचिपूर्ण आपको उत्तर देंगे और इससे आपके भी स्ट्रेस कम होंगे और बच्चों का भी स्ट्रेस कम होगा। जी सर, थैंक यू। 2 जवाब हम लोगों के सामने आए। एक सुरेंद्र सर ने प्रश्न किया, दूसरा हमारे माननीय प्राचार्य महोदय ने किया। अब एक हम अपनी तरफ से करते हैं। जैसे हमने छात्रों से पूछा हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। दूसरा हम पूछ रहे हैं कि मोर को सबसे अधिक कौन सा मौसम पसंद है? बरसात के दिन में मोर आकाश में क्या देखकर खुश हो जाता है? अब ऐसे करके छात्रों से, जैसा कि सुरेंद्र सर बता रहे थे कि प्रकरण छात्रों से खुद ही यदि बुलवाने में हम सफल हो जाते हैं, तो एक बार यदि हम छात्रों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो गए
तो संबंधित विषय से हम उनको पूरी अवधि के लिए जोड़ लिए अपने आप से। साहित्य की तरफ उनका रुझान पैदा करने के लिए प्रथमतः हमको उनके आयु, वर्ग तथा पाठ्यक्रम के अनुसार सामग्री का चयन करना होता है। मान लीजिए कोई शिक्षार्थी दिनकर का अर्थ पूछ रहा है, अब हमने उसको दिनकर का अर्थ भास्कर बता दिया। यदि वो विद्यार्थी तीसरी क्लास का छात्र है, तीसरी कक्षा का छात्र है, तो भास्कर बता देने से दिनकर का अर्थ वो समझ गया। यदि उसकी उलझन को दूर करने के लिए हमने उसको मार्तंड बता दिया, अब तो और अधिक उलझ गया। फिर हमने आदित्य कहा, उसकी परेशानी तो जैसे कि तैसे बनी रही, लेकिन यही उसे यदि हम दिनकर का मतलब सूरज बता देते तो फिर उसे दोबारा पूछने की नौबत नहीं है। दूसरे या तीसरे वर्ग के विद्यार्थी को जल का पर्याय यदि हम नीर की जगह पानी बताएं तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। दिनकर जी का चांद का कुर्ता या फिर चूहे की दिल्ली यात्रा कविता हम सबने बचपन में पढ़ी। वैसे मैं चाहूंगा कि बाल वर्ग में पढ़ाने वाली हमारी शिक्षिकाओं में से कोई एक आकर यदि इस कविता का वाचन करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हिंदी की कौन है? रागिनी मैडम आई। या हम ही पढ़ते हैं? नहीं, आपके नीचे जो साहित्य में है हिंदी में तो ऊपर रागिनी में छोटी जो हिंदी में आई नहीं, आराम से बैठ सकती हैं यहाँ। कैमरा डिस्टर्ब, प्रोजेक्टर डिस्टर्ब, हाँ ठीक है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा सा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। ना हो अगर बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती। अभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा ही करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता नाप तेरा किस रोज निभाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान तुझको लगे तुझको ना जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू यही बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए।
दूसरी कविता ये भी हम लोगों ने अपने बचपन में ही पढ़ी है। चूहे ने यह कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत जाना। एक और कविता है निरंकार देव सेवक के द्वारा लिखी गई कि नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत बिखराओ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे बस डांट बताए। कहने का मतलब है कि इन कविताओं के भाव या इनमें शब्दों का चयन बच्चे की उम्र और वर्ग के हिसाब से यह उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है, ज़्यादा फायदेमंद है। एक साथ इसमें बच्चे कई तरीके की बातें सीखते हैं। कुछ आगे बढ़े हम लोग तो केदारनाथ अग्रवाल की हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ कविता पढ़ी, फिर माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला के दिन प्यारी को ललचाऊँ, आदि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ये रचनाएं हमें आज तक इसलिए याद है कि इनमें समाहित तथ्य और तत्व दोनों हमारी तब के आयु और वर्ग के हिसाब से थे। अतः उदाहरण, वर्णन, शब्दों का चयन, भाव भंगिमा, ये सब कुछ उम्र, वर्ग और पाठ्यक्रम के अनुसार हो तो वो शिक्षण ज़्यादा प्रभावी होगा और बच्चों को हिंदी साहित्य में निश्चय ही ललक जगी। फिर माँ की लोरी हो, सीटी की आवाज़ हो, बांसुरी की तान, झरनों का संगीत और कुलसुम बाई की संगीत में कचौड़ी तक का सफ़र तय करने में शिक्षार्थियों को समय तो लगता ही है। शिक्षक को भी बहुत अधिक जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। बच्चे के आयु, वर्ग तथा पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण सामग्री का चयन मूलतः कक्ष में शिक्षण के क्रम में हमारी भूमिका निर्धारित करने में सहायक होता है। छात्र हमारे साथ सहज महसूस करते हैं और शिक्षण तथा अधिगम का कार्य काफ़ी सुगम हो जाता है। शिक्षण में साहित्य के उत्प्रेरक तत्व के तहत हमारा अगला कदम होगा सुगमकर्ता की भूमिका में शिक्षक। एक शिक्षक के तौर पर हम बेहतर समझते हैं कि हर विद्यार्थी की सृजन और ग्रहण क्षमता समान नहीं होती है। अतः विद्यार्थियों में साहित्यिक अभिरुचि बढ़े, इसके लिए उनकी क्षमता का समुचित आकलन आवश्यक होता है। सामान्य और मेधावी छात्रों की परख करके अनुकूल साहित्यिक तत्वों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे को ज्ञान सृजन का अवसर मिले। क से शुरू होने वाले या म से समाप्त होने वाले 5 शब्द स्वयं बता देने से ज़्यादा बेहतर है कि 10 छात्रों को बारी बारी से खड़ा करके उनसे पूछ लिया जाए। यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर पूछता है तो सीधे उसका उत्तर न देकर किसी अन्य छात्र को मौका दें, ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसा करने से सजग छात्रों को उचित अवसर मिलता है तथा उदासीन छात्रों को प्रेरणा मिलती है। एक शिक्षक के लिए उसका हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। अतः यदि किसी विशिष्ट बालक को अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता हो तो वो हमें करना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इससे छात्रों की क्षमता का तो पता चलता ही है, साथ ही शिक्षक को भी अपने अगले प्रयास के संबंध में जानकारी मिलती है। आकलन मौखिक, लिखित, सूक्ष्म या बृहद किसी रूप में किया जा सकता है।
शिक्षकों का काम छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है, उनके लिए समस्या बनना नहीं है। सो मानसिक रूप से प्रताड़ित या फिर शारीरिक रूप से दंडित करने से बचना चाहिए। प्रभावी शिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों में साहित्यिक रुझान के लिए हम चाहे तो श्रुतलेख, सस्वर पद्य वाचन, अंताक्षरी, संवाद, नाटक, अभिनय इत्यादि करा सकते हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित और शारीरिक रूप से दंडित करने से बच्चे कुंठित होते हैं, अतः हमें इससे बचना चाहिए। अब अगला कदम जो होगा हमारा एक शिक्षक के तौर पर, वो होगा कि हम संकेतकों का प्रयोग करें। संकेतक हमें बच्चों की प्रगति के मानदंड प्रदान करते हैं। संकेतक हमें उनके द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही संकेतक हमें यह भी बताते हैं कि बच्चे के प्रगति की दिशा क्या है। साथ ही संकेतक आकलन के प्रति संबंधित विषय शिक्षक और विद्यालय का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है कि नहीं, इसका पता भी हमें संकेतकों के माध्यम से चलता है। अतः शिक्षण में संकेतकों के प्रयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। यह प्रक्रियागत शिक्षण के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इनके प्रयोग से विद्यार्थी के चिंतन की क्षमता का विकास होता है, उनके वर्णन की शैली में सुधार होता है और वो पहले से कहीं अधिक मुखर होते हैं। साथ ही अभिभावकों और दूसरों के लिए भी बच्चों की प्रगति को आसान तरीके से समझने के लिए संदर्भ बिंदु की तरह कार्य करते हैं। इसका प्रयोग करना भी बहुत आसान है। जैसे हम छात्रों को कोई चित्र दिखाएं, फिर उनसे संबंधित बातें पूछें, धैर्यपूर्वक उनका जवाब सुनें तथा छात्रों की अंतर्निहित संभावनाओं की सराहना भी करें। हमारे द्वारा विकसित किए गए संकेतक पाठ्यक्रमीय लक्ष्यों पर आधारित हों, एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हों। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। संकेतकों का निर्माण संबंधित विषय में छात्रों की अधिगम ग्रहण की सततता को समझते हुए उसके अनुरूप करना चाहिए। इससे यह पता चलना चाहिए कि अधिगम कार्य के संदर्भ में बच्चे कैसे प्रगति कर रहे हैं। इसका निर्माण और प्रयोग करते समय और छात्रों की प्रतिक्रिया सुनते समय उनके अनुभवों, प्रश्नों, विचारों और अभिव्यक्तियों आदि का ध्यान रखना चाहिए। इसका प्रयोग व निर्माण शिक्षक को स्वयं अपने कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुरूप करना होता है, चूंकि यह वही माध्यम है जिससे बच्चों में संबंधित क्षेत्र में दक्षता का सुव्यवस्थित विकास किया जाता है। अतः इनका प्रयोग करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना ज्यादा फलदायी होता है। कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान संकेतकों को बच्चों के लिए सुगम व सहज बनाने के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान संकेतक से संबंधित उन सभी विधियों, प्रयोगों, गतिविधियों आदि का समुचित प्रयोग किया जाए जिससे संकेतक के उद्देश्य की पूर्ति हो। चूंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षण में साहित्य के उत्प्रेरक तत्वों की, सो आइए नजर डालते हैं इससे संबंधित कुछ संकेतकों पर। आप सभी लोग इस अनुच्छेद को पढ़ने का प्रयास करेंगे।
क्लियर दिख रहा है? यस सर। मैं पढ़ रहा हूँ, संभव और खुशी बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल पर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो आपके सामने हूँ। संभव और खुशी के सामने एक मधुमक्खी पंख फैलाए खड़ी थी। बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। कहानी के इस छोटे से भाग से हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ प्रश्न बनाएं। संभव और खुशी बगीचे में कौन सा खेल खेल रहे थे? ठीक है, एक प्रश्न ये बन सकता है। और प्रश्न बनाएं। संभव और खुशी को किसके हंसने की आवाज सुनाई? ये भी बढ़िया है। शहद की मक्खी को क्या कहते हैं? जी सर। बगीचे में कौन कौन खेल रहे थे? और सोचें, प्रश्न तो 8-10 तो बनाया ही जा सकते हैं। अरे इधर क्या देख रहे हो या किसने कहा? ये भी सकता है। शहद की मक्खी का क्या तात्पर्य है? मधुमक्खी कहाँ जा रही थी? ये कुछ ही प्रश्न है, और भी बनाए जा सकते हैं। तो यह एक संकेतक था जिसका प्रयोग कक्षा में किया गया और बच्चों को इससे प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा गया। अब एक चीज ये होता है इसमें कि जितने प्रश्नों का निर्माण छात्रों के द्वारा कर लिया जाएगा उसका उत्तर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। छात्र जितने प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं उन प्रश्नों का उत्तर शिक्षक को नहीं बताना पड़ता। एक और देखिए, और ये सारे संकेत अपने विद्यालय के हैं या विद्यालय के पाठ्यक्रम में जो शामिल हैं छोटे बच्चों जी। एक दो प्रश्न इससे बनाया जाए। कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? खुश हैं, मायूस हैं? कुछ बताएं, बोले आप लोग। उधर घुमाइए। जहाज बन जाए, जहाज बना है ना बता। जी सर, जहाज बना है।
हवाई जहाज बना है। भाई रात का शौक नहीं है। अच्छा, एक और है। ये तो मोटरसाइकिल है। अपने ही विद्यालय का बच्चा है। आपने अभी इसको लेकर के 4 तरीके के संकेतक देखे। सबसे पहले आपने देखा कि कुछ पंक्तियों में एक पंक्ति में कुछ बच्चे, सॉरी, कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। छात्रों को उनसे उसको पढ़ करके प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरे, तीसरे और चौथे तस्वीर में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे तस्वीर में बच्चे की सामूहिक गतिविधि दिखाई गई है। क्रमशः तीसरे और चौथे तस्वीर में एक एक बच्चा कुछ कर रहा है, बाकी बैठे हुए हैं। अब इन संकेतकों के माध्यम से हम छात्रों में छिपी विभिन्न क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं। मसलन कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, रेलगाड़ी की आवाज़, हवाई जहाज या फिर मोटरसाइकिल की आवाज़ कैसी होती है, सड़क या वायु यातायात से संबंधित प्रश्न, हम चाहें तो जल यातायात से भी संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों के चेहरे या उनके हाव भाव, स्थान, फूलों का रंग इत्यादि। और तब हम पाएंगे कि छात्र सही या गलत जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनका बेहतर आकलन कर पाने में और विशिष्ट बालकों की पहचान करने में इन संकेतकों का प्रयोग कर लेने से सुविधा होती है। इस संदर्भ में हमारे द्वारा किए गए शिक्षण कार्य को अपनी सहायता समझेंगे। उनको ये लगेगा नहीं कि हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको लगेगा कि हम उनकी मदद कर रहे हैं और हम उनसे नज़दीकी का संबंध जोड़ सकने में ज़्यादा सफल हो सकेंगे। अब इसके बाद आता है परिवेशीय संदर्भों तथा संसाधनों के माध्यम से भाषा का विकास करना। फिर कुछ वाक्य हैं। क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना, मैं आपसे दया की भीख मांग रहा हूँ, चाहे जो हो जाए मैं इसे पाकर रहूँगा, और उफ, यहाँ रुकना मुश्किल है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इन अलग अलग वाक्यों में स्नेह, क्रोध, घृणा, करुणा या निश्चय इत्यादि का भाव झलकता है। तो परिवेशीय संदर्भों तथा संसाधनों से भी हम चाहें तो बच्चों को साहित्यिक गुण सिखा सकते हैं। रस वगैरह बहुत बाद में जाकर के बच्चों को पढ़ना होता है, हास्य रस, करुण रस या अन्य रस। तो ये इसका बीजारोपण हम चाहें तो बचपन से ही ऐसे ऐसे वाक्यों के माध्यम से बच्चों में कर सकते हैं। हालांकि बच्चों के अंदर ये सारे भाव छिपे होते हैं, बाहर निकालते भी हैं, सिर्फ नाम नहीं जानते हैं उसका कि हम कर क्या रहे हैं। एक बाल कविता है, कौवे की कांव कांव चिड़ियों का हल्ला, सुबह सुबह जाग गया सारा मोहल्ला, रिक्शे की टूम टूम, इक्कों की टिक टिक, सार्वजनिक नल पर लोगों की झिक झिक, ऐसी हाथापाई हुई उतर गया छल्ला, सुबह सुबह जाग गया सारा मोहल्ला। तो ये परिवेशीय संदर्भ है। इसके माध्यम से बच्चों में बहुत सारी जानकारी दी जा सकती है, बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। या फिर देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर कानों में मिश्री बोली। तो परिवेशीय संदर्भों का उदाहरण देकर के बच्चों को सिखाया जा सकता है। ये उदाहरण शिक्षार्थियों के भाषाई ज्ञान ग्रहण करने हेतु और अधिक प्रेरित करते हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्लाइड में। और ऐसे करके धीरे 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 हम संकेतकों का प्रयोग करें, परिवेशीय संदर्भों या संसाधनों का प्रयोग करें तो बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, बोलने के तरफ या उनमें अधिक मुखरता आती है। अभिव्यक्ति का आशय प्रकटीकरण अथवा प्रकाशन से होता है। यह मौखिक, लिखित या सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकती है।
यहाँ हमारा आशय मौखिक अभिव्यक्ति से है। कई बार हम देखते हैं कक्षा में शिक्षण के दौरान दो विद्यार्थी आपस में लगातार बातें किए जा रहे हैं, लेकिन खड़ा कर जब उनसे कुछ पूछते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। कविता का वाचन करने को कहें या प्रश्नों का उत्तर बताने को कहें, उनकी चुप्पी और अधिक बढ़ जाती है। इससे यह जाहिर होता है कि वो मुखर नहीं है और उनमें आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन यदि हमने अपने शिक्षण के क्रम को सिलसिलेवार रखा है, मेरा मतलब बच्चे के आयु वर्ग तथा पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन किया है, हमारी भूमिका सुगमकर्ता की रही है, हमने छात्रों के सामर्थ्य और क्षमता का उचित मापन किया है, हमने संकेतकों का प्रयोग किया है, परिवेशीय संदर्भों तथा संसाधनों के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है, तो निश्चय ही वो मुखर हो। साधारण तौर पर हम उससे पूछ सकते हैं, यदि कुछ नहीं बोल रहा है तो हम पूछ सकते हैं कि विद्यालय आने के पहले क्या क्या किया, विद्यालय से जाकर क्या क्या करो। तो इन प्रश्नों का जवाब देने में तो उनको विशेष कठिनाई नहीं होगी। या कमरे में लगे पंखे या बल्ब के संबंध में अचानक पूछ देंगे कि इसी के बारे में बोलो और कुछ नहीं बोल सकते हो। तो जहां तक मैं समझता हूं, ऐसे सरल प्रश्न साधारण क्षमता वाले छात्रों के भी आत्मविश्वास को बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं और वे अपेक्षाकृत अधिक मुखर होते हैं, उनमें प्रवाह तथा लय बनता है। फिर हम धीरे धीरे उन्हें क्रमबद्धता की ओर जोड़ सकने में सफल हो सकते हैं, जैसे संबोधन, विषय वस्तु, भूमिका, अपने विचार, उदाहरण या अन्य कुछ। और इतना कुछ कर लेने के बाद धीरे धीरे उनमें तार्किकता का विकास होने लगता है। बच्चों की तार्किक क्षमता के विकास और परख के लिए हम चाहें तो उनसे बिल्कुल साधारण प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि आप कौन खेल खेलना सबसे अधिक पसंद करते हैं, जिस खेल का भी नाम बच्चा रखता है। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे क्यों। तो अब अपने उत्तर के पक्ष में वो तर्क देना शुरू करेंगे। फिर क्रमागत रूप से हम उसे विषय वस्तु से जोड़ पाने में सफल हो सकते हैं और ऐसे करके वह साहित्यिक तत्वों की गूढ़ता को धीरे धीरे समझता है तथा उसमें इसका विकास होता है। अतः एक सजग शिक्षक को प्रतिभा प्रसूनों के मस्तिष्क की भूमि में साहित्यिक तत्वों का बीजारोपण बड़ी ही सावधानी से करना होता है और निरंतर उचित वातावरण प्रदान कर उसे विकसित करना होता है। अगला विषय है हमारा लेखन कौशल का विकास। हालांकि पहले भी इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि सुनना, बोलना और लिखना साहित्यिक विधा के आवश्यक अंग हैं। अभिव्यक्ति कौशल के विकास के बाद छात्रों में लेखन कौशल का विकास भी उतना ही आवश्यक है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि परीक्षा में जाकर के तो लिखना है, वहां बोलना नहीं है। इसके लिए भी हमें सिलसिलेवार चलना होता है, वर्ग से शब्द और शब्द से वाक्य, फिर वाक्यों के सहारे लिखित अभिव्यक्ति। यदि लिखित अभिव्यक्ति का माध्यम हम छोटी छोटी इकाई का चयन करके करते हैं तो छात्रों की रुचि बढ़ती है। अब एक ही बार उन्हें आत्मनिर्भरता पर और आतंकवाद पर लिखने के लिए दे दें तो फिर कहीं ना कहीं तो उन्हें कठिनाई महसूस होगी। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, कोई छोटी घटना, उनके पसंद, उनकी नापसंद, उनकी दिनचर्या, यात्रा वर्णन इत्यादि। फिर धीरे धीरे छात्रों को हम प्रेरित करें कि वो अपने वर्ग तथा पठन सामग्री के अनुरूप शब्दों का चयन करें। मतलब तीसरा क्लास का विद्यार्थी 10वां क्लास वाला शब्द नहीं लिखे और 10th क्लास वाला विद्यार्थी 4th क्लास वाला या शब्द नहीं लिखे। थोड़ा सा इस तरफ उनका ध्यान आकर्षण धीरे धीरे करना होता है। फिर उनको प्रोत्साहित करके धीरे धीरे उनकी कमियां बताते हुए उनकी लेखन क्षमता को बढ़ाना होता है। सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर यदि उन्हें हम बढ़ाते हैं तो सीखने में ज्यादा रुचि लेते हैं। यदि हमारे दिमाग में है कि एक ही बार मुश्किल चीज सिखा दो, आसान वाला तो सब अपने आ जाए, तो इसमें छात्रों को परेशानी होती है। उनके द्वारा लिखित सामग्री के संतुलन वाचन के लिए अब उनको हम धीरे धीरे विराम चिन्ह का प्रयोग या उसका उपयोग बताना शुरू करते हैं, क्योंकि उनमें हमको यह समझ विकसित करनी होती है कि विराम चिन्हों का प्रयोग लिखित अभिव्यक्ति में किया जाता है, वाचन में नहीं होता है। लिखित अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करने से वाचन के समय वक्ता और श्रोता के मध्य
भाषाई समझ का सामंजस्य बना रहता है। वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों के उचित प्रयोग की आवश्यकता है। इस बात का एहसास हमें छात्रों को छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यमों से कराना होता है। हो सकता है शुरू में छात्र इसके प्रति उदासीनता दिखाएं, लेकिन हमारा काम उनमें विभिन्न जीवन मूल्यों के साथ साथ साहित्यिक तत्वों को भी विकसित करना होता है। सो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से छात्रों के अंदर विराम चिन्हों के प्रयोग के संबंध में उनकी रोचकता को बढ़ाया जा सकता है। क्या फर्क है दोनों वाक्यों में? रोको मत, जाने दो। रोको मत जाने दो। ऊपर वाले वाक्य में रोकने की मनाही की रोकने से मनाही की जा रही है और जाने के लिए होने देने की बात कही जा रही है। जी सर। और नीचे वाले वाक्य में रोकने की बात कही जा रही है, रोकने की बात कही जा रही है, जाने नहीं देने की बात कही जा रही है। हालांकि आप सभी लोग देख पा रहे। जी सर, यही विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य अर्थ बदल जाता है कि दोनों वाक्यों में एक ही शब्द लिखे हुए, रोको मत जाने दो। अल्प विराम अलग अलग जगहों पे लगे और इस अल्प विराम के प्रयोग से या इसको इधर उधर कर देने से वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। कुछ देर पहले हमने परिवेशीय संदर्भों तथा संसाधनों के माध्यम से छात्रों में भाषा के विकास की बात की। इसके माध्यम से उनमें स्नेह, घृणा, करुणा, हास्य, विस्मय आदि के भावों को विकसित किया जा चुका होता है। एक अनेक स्त्री पुरुष की पहचान उनको हो चुकी होती है। सो अब धीरे धीरे उन्हें व्याकरणिक तथ्यों से अवगत कराया जा सकता है। सीधे नियम का अनुपालन करना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। जाहिर सी बात है बच्चों के लिए भी होगा। एक बात पहले हमने और भी कहा था, शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका में होनी चाहिए। धीरज सर अक्सर एक बात कहते हैं कि माली के हाथ में खुरपी और हथियार होता है, तो उसका उपयोग वह पौधों को या फूलों को खिलाने में, सजाने संवारने के लिए करता है। उसे लेकर के पौधे का जड़ नहीं काट देता है। तो यदि हमारी जानकारी बहुत अधिक है तो उस जानकारी का उपयोग हम छात्रों के ऊपर अपनी विद्वता की छाप छोड़ने के लिए नहीं करते। हमको ये देखना होता है कि इससे विद्यार्थी को कितना फायदा हो रहा है। तो धीरे धीरे उन्हें हम व्याकरणिक तथ्यों से अवगत कराएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के संबंध में दी गई जो जानकारी होती है वो यदि सरल तरीके से बच्चों को दी जाए तो वो ज्यादा लाभान्वित होगी। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी छात्र से ये पूछें कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो यही कहेंगे वह, तुम, आप, तुम्हें। ठीक है, फिर उनको हम बता देंगे कि ऐसे ही शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम बता करके उसकी परिभाषा बता करके और फिर उदाहरण यदि हम बताएं, इससे बेहतर है कि उससे हम यदि ये पूछें कि दूसरे के लिए आप किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो परिभाषा की भी जानकारी उसको थोड़ी बहुत हो गई। इन शब्दों का प्रयोग दूसरे के लिए किया जाता है, तो जिन शब्दों का प्रयोग दूसरे के लिए किया जाए उसको सर्वनाम कहेंगे। कुछ उदाहरण भी जान गए वो बहुत आसानी से। तो एक शिक्षक के तौर पर हमको प्रश्न और उदाहरण भी खुद ही तय करने होते हैं कि हम क्या बताएं कि बच्चों के अंदर वो बच्चों के लिए सहज ग्रहण हो। चूंकि भाषा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, सो यदि छात्रों में विभिन्न कार्यकलापों के द्वारा इसका समुचित विकास किया जाए तो शिक्षण कार्य अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त होगा। छात्र अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की कुशलताओं में दक्ष हों, जीवन निर्वहन करने में सक्षम हों, जीवन संबंधी क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित ढंग से करने में अपनी क्षमता को विकसित करें, तो वे एक कुशल नागरिक बन सकते हैं। मेरा मतलब है कि अब उनमें जीवन कौशल का धीरे धीरे विकास किया जाए। कहा गया है कि मन की बातें कह लेनी चाहिए, मौन का जहर नहीं पीना चाहिए। सो ये उनके अंदर की बातें लिखित या मौखिक रूप में बाहर आनी चाहिए और ऐसे करके
हम बच्चों को ये बताएं कि या तो वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें या परिस्थिति में ढल जाए, या तो वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलें या परिस्थितियों में ही खुद को ढालें। अंत में एक विजुअल आप लोगों को दिखाएंगे, आप कहीं देखेंगे इसको। कौन चीज का आवाज निकाल आता है? चलो कौवा का आवाज निकालो, सब एक साथ कौवा का आवाज निकालो। देखा आप सबों ने, आपने गौर किया होगा कि प्राकृतिक वातावरण और खेल में बच्चे कितना कुछ कर रहे हैं, कितनी आसानी से उनके अंदर छिपी हुई जानकारियां बाहर निकल रही हैं। हमने उनके पहचानने की शक्ति को देखा, उनकी खोजी प्रवृत्ति की परख की, उनके स्मरण शक्ति और पद्यवाचन तथा अभिनय क्षमता का आकलन किया। हमने यह भी पाया कि छात्र जानकारी को संदर्भों से भी जोड़ रहे हैं। आप सभी सुधी शिक्षकगण इसमें चाहें तो और भी बहुत कुछ खोज सकते हैं। अतः शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाना
प्रभावी, रुचिकर और प्रभावी बनाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है। शिक्षण में साहित्य को जोड़ लेना, धीरे धीरे उससे संबंधित तत्वों को समाहित कर देना, यह भी आसान है। उम्मीद है मेरा यह प्रयास सागर में बूंद की तरह ही सही कुछ तो साबित होगा। धन्यवाद।